भाई भागवत प्रसाद को आमंत्रित करता हूँ। आपने उन्हें कल भी सुना है कि वो आएँ और अपनी बात रखें। भाई भागवत प्रसाद। धन्यवाद अग्नेश। ये सत्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जो कुछ आज आपके समक्ष खड़ा होकर के अगर कुछ बोल पा रहा हूँ या पाऊँगा तो निश्चित रूप से गुरुदेव प्रभात त्रिपाठी जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, नंदकिशोर आचार्य सर और विजिटिंग शिक्षक के रूप में दर्शक दीर्घा पर बैठे ईश्वर सिंह दोस्त जी, कैसे ये 2 साल हम लोगों के लिए सीखने के लिहाज से महत्वपूर्ण था। शायद और किसी महाविद्यालय से इतना हिंदी में एमए करते तो शायद ये सब कुछ नहीं सीख पाते कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक साहित्य के साथ समाज विज्ञान और ज्ञान के कई अनुशासनों के बीच कैसे आवाजाही की जा सकती थी। ये वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हम लोगों ने देखा। निसंदेह वहाँ बहुत प्रयोग किए गए। अभी रमेश बता रहे थे कि मध्यकालीन साहित्य के साथ मध्यकालीन चित्रकला का क्या रिश्ता है, उसी तरह से संगीत, मध्यकालीन संगीत का क्या रिश्ता है। तो इस तरह से ज्ञान के विविध अनुशासनों के बीच हम अंतरक्रिया करा करके क्या समाज को, संस्कृति को, कला को, इतिहास को, दर्शन को कैसे समझे। इवन वहाँ पर तो विज्ञान के दर्शन, विज्ञान के इतिहास, प्रौद्योगिकी का दर्शन, प्रौद्योगिकी के इतिहास से लेकर के फ्रैंकफर्ट स्कूल और मार्क्सवाद की चर्चा हो रही थी। तो मार्क्सवाद, क्लासिकल मार्क्सवाद से लेकर के जिस आगे नव मार्क्सवाद तक के, जिसमें और पूरी बहस जो है, चाहे वो आधुनिकता को लेकर के हो, चाहे उत्तर आधुनिकता को लेकर के हो, उत्तर संरचनावाद को लेकर के हो, ये तमाम जो चीज़ें जो आज के दौर में जिसमें हेवी एकेडमिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो बड़ा वहाँ मूर्त रूप दिया गया। प्रभात सर हम लोग के साहित्य विद्यापीठ के प्रभारी थे, डॉक्टर विनोद तिवारी जी कोऑर्डिनेट करते थे। वहाँ सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैंने देखा कि वह आपको बांध के नहीं रखते थे कि आपको अगर कबीर पढ़ रहे हैं तो कबीर में बस उसमें ये होता था कि कबीर के जो पुराने आलोचक, जिसमें जैसे कहा जाता, वहाँ बताते थे कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, आप उनके और जो संपादन में अन्य लोग हैं उनको लीजिए, वहाँ से लेते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, वहाँ से होते पुरुषोत्तम अग्रवाल, ना जाने कबीर के कितने एक से देश विदेश के जो विशेषज्ञ थे, उन सबको पढ़ने के लिए, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ने के लिए मतलब पूरा आपको ना एक बता दिया जाता था कि कबीर पर जो है देश दुनिया में किस तरह से काम हुआ है, हिंदी में क्या काम हुआ और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व में कबीर को लेकर के क्या लिखा पढ़ा गया है। तो इस तरह की वहाँ पढ़ाई होती थी। और निश्चित रूप से इसमें हमारे जो शिक्षक प्रभात सर थे, ये हम लोगों को एक तरह से साथ में अन्य महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय में जो हिंदी, टिपिकल हिंदी पढ़ाने का एक जो परंपरा है, जिसमें ये कहते थे कि बस ये प्रश्न है, कबीर के रहस्यवाद पर लिखिए, इस तरह की चीज़ों से हम लोग को बचाते थे बहुत। उसमें ये कहते थे उसमें देखिए, उसमें और भी मसलन कोई दर्शन शास्त्र से है या कोई समाज विज्ञान से है या उनको कबीर में क्या देख रहे हैं उसको लीजिए। तो ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ साथ प्रभात सर जो हैं, जो हम लोगों को असाइनमेंट देते थे, चाहे वो अज्ञे को लेकर के हो, चाहे मुक्तिबोध को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी कवि लेखक को लेकर के, तो हम लोग तो अपनी समझ से लिखते थे, साथ में ऐसा नहीं उड़ान भी भरते थे, लेकिन जोर इस पर भी होता था कि आप संदर्भ कैसे देंगे विधिवत रूप से, जिसको अकादमिक ईमानदारी कहते हैं। मतलब अगर एक शब्द भी ले रहे हैं तो बाकायदा आप उसका रेफरेंस दीजिए, इस पर बहुत जोर होता था।
विनोद सर यहाँ बैठे हैं, हम लोग जब ऐसे ही बोलने के लिए खड़ा होते थे तो ये कहते थे, ये बताओ भागवत ये शब्द तुमने कहाँ से लिया है, ये तो तुम्हारा नहीं है। तो अच्छा, सामने हमारे सारे सहपाठी मित्र होते थे, तो कोई जानता था तो मान लो अगर जानता रहता तो ये कहता सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की अमुक किताब का ये शब्दावली है ये, या उन्हें नहीं पता होता तो हमारे अध्यापक ही बताते थे आपने जो है अमुक किताब से ये लिया है तो इसको बाकायदा संदर्भ में देना चाहिए आपको, या ये लाइन आपने जो लिया है उसको बाकायदा बताना चाहिए कि उनके हवाले से। अब बताइए एमए का विद्यार्थी जो है इन तमाम चीज़ों से ऐसा लगता था हम एमए की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कुछ बड़े कोई रिसर्च करने आए हैं। एक लाइन अगर 2 पेज का अगर पर्चा लिखते थे तो उसमें कम से कम 1.5 पेज का रेफरेंस दे देते थे। हालात ये थी, इस तरह से इतना रिगरस कार्य वहाँ काम कराया जाता था हम लोग को। और लेकिन वे दौर वाकई में हमने सीखा। मुझे याद आ रहा है अहिंसा एवं शांति अध्ययन पीठ के लिए एक बार ईश्वर सिंह दोस्त आए पढ़ाने के लिए, हैबर मास। तो उनकी एक किताब है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म करके। तो एक बार ऐसी 2 शब्द उन्होंने कहे तो बोले इसका कोई हिंदी अनुवाद। तो हम वहाँ एक और ये होता था कि आप साहित्य विद्यापीठ में अगर एमए हिंदी के छात्र हैं तो पीस एंड नॉन वायलेंस में जाकर के आपको पसंदीदा कोई सोशल साइंटिस्ट है या कोई फिलोसफर है, अगर उस पर क्लास चल रही है तो आप मजे से वहाँ बैठ जाइए। और इतना ही नहीं, आप वहाँ जितना समझे हैं सीखे हैं, और साहित्य में अगर किसी प्रसंग में या किसी लेखक के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको कोड भी कर सकते हैं। इतनी आवाजाही, इतनी मुक्त ढंग से कि मतलब अगर हैबरमास में जुड़ते हैं, मिशेल फूको जुड़ते हैं या देरिदा जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप उसको वो कीजिए। मतलब इस तरह के वो था कि मैं मेरे जानते में इस तरह से प्रयोग जो है, अब हिंदुस्तान में मैं उतनी बड़ी अभी हेवी एकेडमिक इंडस्ट्री में तो हूँ नहीं, लेकिन जो हैं विश्वविद्यालयों में वो बताएंगे क्या इस तरह की आवाजाही के लिए उनके यहाँ उन्होंने स्पेस तैयार अभी किया है या नहीं किया है, वे तो वही बता पाएंगे। लेकिन उस समय जब हम 2002 में वहाँ पढ़ने के लिए गए थे शुरुआत में, तब वहाँ संस्थापक कुलपति के रूप में अशोक वाजपेयी जी थे। तो ये सारा प्रयोग हुआ और आज भी हम लोग उस चीज़ से रोमांचित हो उठते हैं कि उस तरह की पढ़ाई कैसे मतलब हुई। कई समाज वैज्ञानिकों के नाम हम नहीं जानते थे, वहीं हम लोग गए तब हम लोग को पता चला कि ये जो मैंने नाम अभी गिनाए हम लोग वहीं से पता चला हम लोग को। मैं तो भिलाई से गया था, यही छत्तीसगढ़ के भिलाई से। तो वहाँ हमारे तो कथाकार मित्र बैठे हैं, राकेश मिश्र, हम सब तो एक साथ एक ही बैच वाले हैं। हमारे मित्र हैं अरुणेश जी, सब ये साथ के रहे। एक चीज और वहाँ पर ये रहा कि आपको मतलब ये अगर वो कहते थे वहाँ आप कविता लिखे बिल्कुल लिखिए, आप कहानी लिख रहे हैं बिल्कुल लिखिए। वो सुनते, अध्यापक बाकायदा रूम में आके सुनते थे कि अरे पता चला तुमने कविता लिखी है सुनाओ, कहानी लिखी है सुनाओ। अब एमए का विद्यार्थी को उनके अध्यापक जब इस रूप में तैयार कर रहे हो, राकेश की उस समय आया तो कुछ कहानियां तो पब्लिश हो चुकी थी, वो विद्यार्थी ग्रुप में आया तो उनकी कहानियां पब्लिश हो चुकी थी पत्रिकाओं में। तो विनोद सर हम लोग को खास करके भक्ति काल पर बड़े जोर दे करके और बहुत ही अकादमिक एक अनुशासन में रखते हुए भी, जैसा कि तुलसी पर ही या भक्ति काल पर अपना अभिमत लिखिए करके वो लिखते हम लोग थे, तो उस पर बहुत इवन उसमें जो है जो त्रुटि जो लिखने में मसलन हम अनुस्वार लगा देते थे तो उसको बाकायदा वो उसमें गलत तुमने क्यों लगाया तो उसको घेरते थे, वो बोले इसमें ऐसा नहीं करते। तो ऐसा परिष्कार भाषा को लेकर के आप जो बोल रहे हैं कैसे आपको बोलना है, कैसे पूरे आप अकादमिक अनुशासन के तहत तो बनिए, साथ में एक बेहतर अच्छे इंसान बनिए। आपको बनना है, आपको अच्छा लिखना है ताकि आप जो है समाज के कुछ काम आ सके। तो इस तरह से ढेरों स्मृतियां हैं, ढेरों अनुगूंजे हैं उन स्मृतियों की। मैं तो समझता हूँ कि मैं जितना समृद्ध हो पाया अपने जीवन में, जो थोड़ा बहुत जितना भी कर पाया,
अभी तो मैं खैर अनुवाद का कुछ काम करता हूँ मेरी ड्यूटी में। वहाँ कम से कम ये होता था कि अंग्रेजी के 4-4, 6-6, 10-10 पेज के आर्टिकल देते तो कहते थे इसको अनुवाद करके स्वयं पढ़ो। तो इस तरह से जो अनुवाद, हम लोग अनुवाद की अलग से पढ़ाई नहीं किए बस, लेकिन वो उस हर हफ्ता असाइनमेंट मिलता था तो कहते थे अमुक किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है, वहाँ की है, उसको लो, फोटोकॉपी करा लो और उसका अनुवाद खुद करो। सर अंग्रेजी उतनी समझ में नहीं आती, अरे कोशिश करो, इतनी इतनी डिक्शनरी रखी है। तो हम लोग उसी तरह से, हम में से बहुत सारे लोगों की अभी तो कई अनुदित कृतियाँ भी आ गई हैं और उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब आप गए हिंदी साहित्य पढ़ने और वहाँ से आप क्या बन के निकल गए। तो मैं तो बस यही फिर कहूँगा, कैसे लोग, कैसे सपने दीवाने समझदार थे उतने, निश्चित रूप से उनकी परिकल्पना को मैं सलाम करता हूँ। और अभी अब क्या हो रहा है वो साथी मित्र बताएंगे, कुछ वही है। धन्यवाद।